सैनिक भाइयों नमस्कार। अपना रक्षा मंत्री जी ने जो मीटिंग में क्या बताया वो एक बार जानकारी ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम उस सैनिक के साथ तथा उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करें कि आने वाली कई पीढ़ियों तक जब भी कोई व्यक्ति सैनिक बने उसके मन में यह भाव रहे कि यह देश उसे अपना परिवार मानता है। यह देश किसी भी मुसीबत में अकेला हमें नहीं छोड़ने वाला है, यह भाव उसके अंदर होना चाहिए। उसे यह लगे कि उससे पहले जो लोग सैनिक रह चुके हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए जो अपना सब कुछ समर्पित किया, उसके लिए उन्हें पूरा राष्ट्र कृतज्ञता से नमन करता है। हालांकि सरकार पूर्व सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का जहां तक हो सकता है निर्वाह करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से हमने पूर्व सैनिकों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की बात हो या फिर उनके लिए हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करने की बात हो, उनके रीएम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर समाज में उनके उचित सम्मान की बात हो। हम लगातार अपने वेटरन्स का ख्याल रखने की और ज्यादा समर्पित होते जा रहे हैं और साथियों होना भी ऐसा ही चाहिए। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि केवल हमारी सरकार ने ही भूतपूर्व सैनिकों को और हमारे रक्षकों को सम्मान दिया। यह देश तो वह है जो ईश्वर को रक्षक का दर्जा देता है, क्योंकि संरक्षण करना एक ईश्वरीय गुण है। जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों को हमारे यहाँ भगवान के रूप में माना गया है। तो आप सोच कर देखिए, यदि ईश्वर हमारा रक्षक है, डॉक्टर यदि ईश्वर स्वरूप है, तो कहीं न कहीं हमारी सीमाओं पर जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उन रक्षकों में भी ईश्वर का अंश तो मौजूद होगा ही होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करना तथा उनके परिवार की देखभाल करना यह ईश पूजा से कम नहीं है। साथियों, कोई भी परिवार अपने संसाधनों के अनुरूप ही अपने परिजनों का ख्याल रखता है। ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने संसाधनों के अनुरूप अपने भूतपूर्व सैनिकों का भी ध्यान रखता है। जैसे जैसे यह राष्ट्र प्रगति करता जा रहा है, हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की वेलबींग की ओर और अधिक कैपेसिटी से और अधिक क्षमता से बढ़ते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे विकास के नए आयाम बढ़ते जाएंगे, हमारे संसाधनों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि भी होती जाएगी और हम अपने सैनिकों की सेवा और ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन यदि इच्छा शक्ति में कमी होगी तो उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना यह आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम अपने सैनिकों के सम्मान के लिए अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को और मजबूत करें। एक सरकार के रूप में हमने सुनिश्चित किया है कि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रहें और वह चीज भारत के नागरिकों में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ जगहों पर CSR कॉन्क्लेव में गया। वहां मेरी उद्योगपतियों से तथा आम नागरिकों के साथ बातचीत हुई और मुझे ऐसे उद्योगपतियों से तथा आम नागरिकों से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला जो अपनी इच्छा से सेना के लिए कुछ न कुछ वह करना चाहते हैं। मैं गुजरात में अभी हाल में ही 10 दिन या 15 दिन पहले मारुति वीर जवान ट्रस्ट के कार्यक्रम में गया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आम जनता में इतना बड़ा उत्साह, जनता की गैदरिंग उस कार्यक्रम में लगभग 10,000 के आसपास थी। जिस मारुति वीर जवान ट्रस्ट के कार्यक्रम में मैं गया था, वहां पर उन्होंने हमारे शहीदों के परिवारों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए ही एक ट्रस्ट का गठन किया हुआ है। और मैं कई बार NRI से भी मिलता हूं, बस सारे डायमंड व्यवसायी, मैं कई बार NRI से मिलता हूं
वह भी सेना के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बात कर रहा हूं इच्छा शक्ति की, विल पावर की। इस देश के नागरिकों के अंदर ऐसी विल पावर है कि वो अपने सैनिकों के लिए तथा अपने रक्षकों के लिए कुछ न कुछ वो करना चाहते हैं। साथियों, इस देश में उद्योगपतियों तथा आम नागरिकों को तो छोड़िए, साहित्यकार तक भी अपनी साहित्यिक रचनाओं से सैनिकों का गुणगान करते हैं। याद दिलाना चाहता हूं आपको श्याम नारायण पांडे जी की एक रचना आप सबने सुनी होगी कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। यह कहा है पंडित श्याम नारायण जी। और हमारे भारतीय सैनिकों का शौर्य ऐसा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उनका सम्मान होता है। प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक दूसरे देशों की रक्षा या स्वतंत्रता के लिए लड़ने गए थे, उनकी चर्चा सम्मान पूर्वक पूरी दुनिया में होती है। मैं भी कुछ स्थानों पर गया था जहां पर कि हमारे सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे और शहीद भी, उनके स्मारक बने हैं। उस स्मारक पर पहुंचकर मैंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी, समस्त भारतवासियों की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हमारे सैनिकों की बहादुरी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म और मानवता की चर्चा तो बाहर में मशहूर है। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं यूनाइटेड किंगडम के लंदन में गया था, वहां पर था। मुझे वहां बताया गया कि इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेट किए हुए एक मेमोरियल पर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर अक्सर जाते हैं। अन्य कई देशों में भी ऐसे ही मेमोरियल्स हैं। साथियों, ऐसा नहीं है सिर्फ विदेशी ही हमारे सैनिकों का सम्मान करते हैं। दरअसल हम भारतीयों की चेतना पर जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हम अपने सैनिकों का तो सम्मान करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम न्याय के पक्ष में खड़े दूसरे देशों के सैनिकों का भी सम्मान करते हैं। क्योंकि हमारा यह मानना होता है कि कोई भी सैनिक अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। इसलिए आपको भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां हमने किसी दूसरे देश के सैनिक के साथ कभी अमानवीय व्यवहार किया। आपको याद होगा 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस वार में पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। भारत के साथ उन्होंने चाहे जैसा सलूक किया, भारत उनके साथ चाहे जैसा सलूक कर सकता था, पर हमारी संस्कृति को देखिए कि हमारा ट्रेडिशन देखिए कि भारत ने उन सैनिकों के प्रति पूरी तरीके से मानवतावादी रवैया अपनाया और आगे चलकर उन सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ उनके देश भेजने का काम किया था। शत्रु सैनिकों के साथ भी ऐसे व्यवहार को मैं मानवता के स्वर्णिम संचालन, प्रशिक्षण और प्राधिकरण को सहयोग प्रदान करना शामिल है। रेलवे ने 265 साल के अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान 45 मेडल ऑनर्स, 14 टिकट ऑनर्स, 11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में साइटेशन